सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। So what is exothermic reaction? The reaction in which heat is evolved, heat is released is called as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे NaOH plus H2 it forms NaOH solution and heat is released। जब हम वाटर में NaOH को डिसॉल्व करते हैं तो हमें उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर आता है। मान लीजिए किसी बीकर में हम वाटर लेते हैं और उसमें NaOH ऐड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब NaOH वाटर में डिसॉल्व होता है उस बीकर का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है। अगर आप उस बीकर को हाथ लगाकर देखें तो आपको गर्म हुआ महसूस होगा। इसका मतलब उस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है। इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CaO plus H2O, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, घर की पेंटिंग वगैरह में यूज किया जाता था पहले, उस या फिर पान में लगाया जाता है चूना। तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब हम उस CaO को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है, हमें वहां गर्माहट महसूस होती है क्योंकि वहां तैयार हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। या फिर आपने डिटर्जेंट पाउडर को देखा होगा कि जब हम डिटर्जेंट जो है वाटर में मिक्स करते हैं तब वहां भी हीट रिलीज होती है। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा होगा कि जब जो सीमेंट होता है उसे उसमें जब वाटर मिक्स किया जाता है तो वहां भी हीट रिलीज होती है। तो दोस्तों ये सभी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, क्योंकि इन सभी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज endothermic reaction, just opposite of exothermic reaction. Let's see some example. KNO3 potassium nitrate when dissolved in water, heat is absorbed, means that solution become cool because solution of KNO3 is formed. That means KNO3 is dissolved in water by absorbing heat. Next example, CaCO3 calcium carbonate. Calcium carbonate when dissociated in CaO and CO2, here also heat is absorbed. So this is also example of endothermic reaction. हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी बुक्स में दी हुई कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर वो एक्सोथर्मिक है? तो दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इसलिए वो हीट प्रोडक्ट के साथ लिखी जाती है। मतलब जब हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट लिखा हुआ दिखेगा तो हमें समझ जाना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या हीट रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है। जबकि जब हमें हीट जो है वो रिएक्टेंट के साथ अगर लिखा दिख रहा है तो हमें समझना है कि हीट यहाँ एब्सॉर्ब हो रही है और इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन? इन डिसोल्यूशन it is not necessary that new substance is formed, but in chemical reaction always a new substance is formed. जरूरी नहीं है कि कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो वहां एक नया सब्सटेंस तैयार होगा, जबकि केमिकल रिएक्शन में हमेशा ही एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब कोई नया सब्सटेंस तैयार नहीं होता है, वो शुगर अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं करती है, राइट? जबकि अगर उसी वाटर में अगर हम CaO ऐड कर दे, कैल्शियम ऑक्साइड अगर ऐड कर दे तो नया सब्सटेंस तैयार होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। जबकि एडिंग अ शुगर इन वाटर, it is just a dissolution of sugar in water. It is not a chemical reaction. Question number 2. Does a new substance form when solid dissolve in solvent? So it is not necessary always a new substance is formed. नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कुछ रिएक्शन बड़ी ही जल्दी हो जाती है, जैसे कुछ सेकंड्स में या फिर कुछ मिनट्स में, जबकि कुछ रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए काफी समय लग जाता है, जैसे कुछ आवर्स, डेज, मंथ्स या फिर ईयर्स। यही रिएक्शन की जो स्पीड है उसे ही कहा जाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे देखिए, कुछ रिएक्शन बड़ी ही फास्ट होती है, जैसे इग्निशन ऑफ कुकिंग गैस, जिसे हम कहते हैं एलपीजी गैस। यू लाइटर लगाया, यू बर्निंग स्टार्ट। जब बेकिंग सोडा को डाइल्यूट एसिड में ऐड किया जाता है, तुरंत ही इफरवेंसेस बाहर निकलने लगती है, तो ये भी एक फास्ट रिएक्शन हुई। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड ऐड किया जाता है, तुरंत ही प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है व्हाइट कलर का, तो ये भी एक फास्ट रिएक्शन है। मगर रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल, इज इट अ स्लो रिएक्शन? नो। अगर किसी आयरन की चीज को हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाए, मतलब मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब कुछ अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या तुरंत ही उसका रस्टिंग हो जाता है? क्या तुरंत ही उसे जंग लग जाता है? नहीं। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन है और इसे परफॉर्म करने के लिए काफी समय लग जाता है, तो ये एक स्लो रिएक्शन है। इरोजन ऑफ रॉक्स टू फॉर्म सॉइल। हम जानते हैं कि सॉइल जो है वो बड़ी बड़ी रॉक्स के इरोजन की वजह से तैयार होती है, पर उस रॉक को सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए कितना ज्यादा लंबा समय लग जाता है, कितने साल लग जाते हैं, तो ये भी एक स्लो रिएक्शन हुई। जब ग्लूकोज में ईस्ट मिलाया जाए तो अल्कोहल तैयार होता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है, इसे काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ रिएक्शन स्लो होती है, कुछ रिएक्शन फास्ट होती है। तो कौन से है वो फैक्टर जिन पर यह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड होता है, चलिए जानते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब क्या? फर्स्ट रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस ट्वाइस HCl, इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। सेकेंड रिएक्शन है जिंक प्लस HCl, इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हियर आल्सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। दोनों ही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, दोनों ही रिएक्शन में वाटर सोलुबल साल्ट तैयार हो रहे हैं। यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड तैयार हो रहा है और यहाँ जिंक क्लोराइड तैयार हो रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो फास्ट है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन, और ये रिएक्शन स्लो है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और उसके कंपेयर में जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है। सो एज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, इट गिव्स फास्ट रिएक्शन, एंड as zinc is less reactive, it gives slow reaction. So the speed of reaction is depend on nature of the reactant. If the reactant is more reactive, then reaction will be fast, and if the reactant will be less reactive, then reaction will be slow. Then second factor is साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहे हैं उनका साइज कैसा है, बड़ा है या छोटा है, क्या वो पीसेस के फॉर्म में है या फिर पाउडर्ड फॉर्म में है। अगर वो पीसेस के फॉर्म में है तो रिएक्शन स्लो होगी, और अगर वो पाउडर के फॉर्म में है तो रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे डिसोल्यूशन का भी अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर हम शुगर को वाटर में ऐसे ही ऐड कर दे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उसी शुगर को अगर हम पाउडर बनाकर ऐड करें तो जल्दी डिसॉल्व होगी। ठीक उसी तरह केमिकल रिएक्शन भी साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो बीकर हैं, ए और बी। फर्स्ट जो बीकर है उसमें हमने शाहाबादी टाइल के पीसेस यूज किए हैं, राइट। शाहाबादी टाइल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और सेकेंड जो बीकर है उसमें हमने उसे पाउडर फॉर्म में यूज किया है। यहाँ पीसेस है और यहाँ पाउडर के फॉर्म में है, राइट। मतलब यहाँ रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स है उसका साइज बड़ा है और यहाँ छोटा है। दोनों ही बीकर में हम HCl, डाइल्यूट HCl को ऐड कर देते हैं, ठीक है। दोनों ही बीकर में हमने डाइल्यूट HCl को ऐड कर दिया, तो हमें देखेगा कि जिसमें पाउडर फॉर्म में हमने शाहाबादी टाइल को यूज किया है उसमें हमें इफरवेसेंस जो है वो बड़ी फास्ट नजर आते हैं। अब ये इफरवेसेंस क्यों नजर आते हैं? क्योंकि जब शाहाबादी टाइल्स के साथ HCl रिएक्ट होगा तब वहां CO2 गैस रिलीज होगी, और जब CO2 गैस रिलीज होती है तो इफरवेसेंस हमें नजर आते हैं। तो ये चीज हमें
पाउडर फॉर्म में जब हम शाहाबादी टाइल्स यूज करेंगे तो फास्ट दिखते हैं, जबकि इसमें उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इस पर से ये प्रूव हो जाता है दोस्तों कि स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। इफ द पार्टिकल साइज इज लेस द रिएक्शन विल बी फास्ट एंड इफ द पार्टिकल साइज विल बी मोर देन रिएक्शन विल बी स्लो। थर्ड फैक्टर है दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट्स टेक अ एग्जांपल। When dilute HCl reacts with calcium carbonate start disappearing and CO2 is liberated. Okay. Now if the same reaction takes place with concentrated HCl, here also calcium carbonate disappear and CO2 is liberated. But it is seen that when calcium carbonate react with concentrated HCl instead of dilute HCl, it reacts faster. That means CO2 liberate very fast and CaCO3 disappear very fast. So if concentration is more, then the reaction is fast, and if concentration of reactant is less, then the reaction is slow. So if concentration of reactant is more, then reaction is fast, and if the concentration of reactant is less, then reaction is slow. So we can say that rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. Next factor is temperature of reactant. Let's take an example. This reaction already we have seen when we study about the decomposition reaction. So decomposition of CaCO3 takes place and we get the product CaO, that is calcium oxide, and CO2 gas is released. But do you know, unless and until we don't apply heat to calcium carbonate, this reaction do not takes place. So this reaction takes place when calcium carbonate is heated. Means when we heat this calcium carbonate, then only it get decomposed into CaO and CO2. दोस्तों क्या आपको पता है कि CO2 गैस जब रिलीज होती है तो इसकी टेस्ट कैसे की जाती है? क्योंकि वो तो एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है, तो कैसे पता चलता है कि CO2 गैस ही रिलीज हो रही है? इसके लिए हम लाइम वाटर के साथ टेस्टिंग करते हैं। लाइम वाटर जो कि कलरलेस होता है, लेकिन जब इसमें CO2 गैस पास की जाती है ये मिल्की व्हाइट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम CaCO3 को जब हीट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं, अगर लाइम वाटर में ये CO2 गैस पास की जाए तो तुरंत ही वो मिल्की व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। लाइम वाटर में CaOH2 जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम भी कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है, बट CO2 पास करने के बाद वो मिल्की व्हाइट हो जाता है। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है दोस्तों जब यहाँ हम हीट अप्लाई करते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि रिएक्टेंट है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर हम यहाँ हीट अप्लाई ना करें तो ये रिएक्शन होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, मतलब वो रिएक्शन काफी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? The substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called a catalyst. In other words, a substance which do not take part in chemical reaction but by its presence speed of reaction increases. That means this substance speed up the chemical reaction. Such substance is called as catalyst. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है दोस्तों जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, मतलब वो एज अ रिएक्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, मगर उसके प्रेजेंस की वजह से उस रिएक्शन में स्पीड बढ़ जाती है, वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है कैटलिस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इट इज हीटेड एंड इट गिव्स KCl प्लस थ्राइस O2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो परफॉर्म इसीलिए नहीं हो रही है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, और ना ही इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पार्टिकल का साइज
कम है, मतलब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है या फिर इसे हीट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इसलिए डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, बल्कि ये डिकम्पोजिशन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ एक कैटालिस्ट प्रेजेंट है MnO2, दैट मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये कैटालिस्ट हमें एरो के नीचे लिखना है क्योंकि ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ये हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। आपको यहाँ दिखेगा कि Mn जो है हमें इधर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इसने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया है, लेकिन इसके प्रेजेंस से ही ये रिएक्शन हो पाई है। ये डिकम्पोजिशन इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही हुआ है। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका भी जो डिकम्पोजिशन है अगर रूम टेम्परेचर पर होने दिया जाए तो रिएक्शन बहुत ही स्लोली होती है। डिकम्पोजिशन होता जरूर है वाटर और O2 में, लेकिन बहुत ही स्लोली। लेकिन अगर इसी में पाउडर्ड फॉर्म में मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दिया जाए तो यही रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो MnO2 इज द कैटलिस्ट विच स्पीड अप दिस टू रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैप्टर के और आगे के टॉपिक्स के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।